सबको मानव मूल्यों की शिक्षा प्रदान की है। मैं उसके लिए तहे दिल से, हृदय के अंतरतम गहराइयों से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, डॉक्टर खुल्लर, आई थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम। डॉक्टर संगीता खुल्लर एमकेपी में महादेवी कन्या पाठशाला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनका जो शिक्षण कार्य है वह बहुत लंबा है, 25 साल से ऊपर ही उनका शिक्षण कार्य है और वे बड़े ही सक्रियता से न केवल मनोविज्ञान के शिक्षण में बल्कि मनोविज्ञान के लिए प्रतिपादित जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हैं, अंतराक्षेपण, उसमें भी मैडम सक्रिय रूप से सक्रिय हैं। उन्होंने अनेकानेक शोध कार्य कराया है, बच्चों की पीएचडी कराई है, नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर उनका अपना सिग्निफिकेंट प्लेस है और उन्होंने वहां जाकर के अपने ज्ञान का, अपने मेधा का सकारात्मक रूप से परिचय दिया है। कैरियर काउंसलिंग में डॉक्टर खुल्लर को एक्सपर्टाइज हासिल है और UWCDS के द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना में भी मैडम ने कार्य किया है। GFATM राउंड 7 का जो प्रोजेक्ट जेनेवा के द्वारा आया था, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व थी, उसमें प्रोफेसर खुल्लर भी मास्टर ट्रेनर और सपोर्टिव सुपरवाइजर के रूप में अपना स्थान बना चुकी हैं। एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग और बहुत अच्छे काउंसलर के रूप में तथा आज के दिन में एक बहुप्रतिष्ठित रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर संगीता खुल्लर हमारे सामने उपस्थित हैं और मैं स्वयं आराधना शुक्ला और अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे टास्क फोर्स के साथ आपका स्वागत करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आप बच्चों के लिए एक इंट्रोडक्शन, एक उद्बोधन दें। डॉक्टर खुल्लर, प्लीज, वेलकम यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। मुझे आज एक्सपेरिमेंटल मेथड, कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस पर बोलना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? आप देखिए, स्क्रीन विजिबल आ गया? मैम मेरा स्क्रीन विजिबल है? नो मैम, अभी नहीं, स्टिल नॉट। अब है क्या? Not yet, ma'am. No. I wonder where the problem is. Ma'am, you can mail us your PPT and we can present from here also. Okay. आप मेल कर दीजिए बस। मैं मेल कर देती हूँ। हाँ जी, आप मेल कर दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए कि इस समय क्या विजिबल है? इस समय कुछ भी विजिबल नहीं है एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट मी? ओके ओके, सो मेल करने को बोल दिया। हाँ, मेल किसकी करेंगी मैडम? किसका बता, मेल उसी को कर देंगे। मैम, आप किस आईडी पे मेल करेंगे? जिससे आप उसी पर कर दीजिए, जिस मेल से आपको मैसेज आया है उसी पर रिवर्ट मेल कर देंगे, वहीं से। जी जी जी, अब अभी कर, आप कर दीजिए।
मैं ना अंदाज में आऊंगा कैसे शेयर करनी है, किसी का डाउनलोड अब यहाँ कोई डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हम लोग मैम की पीपीटी का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखें। जैसे ही हमें पीपीटी मिल जाती है और मैम रीजॉइन करती है तो सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा।
हेलो डॉक्टर खुल्लर, आर यू हियरिंग मी? क्या अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है। व्हाट्सएप तक नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि I'll join from the phone and present from my laptop. या I'll do that. ओके। हाँ जी। मैम आप अपने एक डिवाइस को म्यूट कर लीजिए, तो साउंड इको नहीं होगा। सॉरी। मैम अगर आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है तो आप एक डिवाइस को ना म्यूट कर लीजिए। अभी तक। It says you can't remove this participant. आप मेरा पहले वाला joining है उसे रिमूव कर दीजिए। आप मुझे पहले वाली ज्वाइनिंग से रिमूव कर दीजिए, मैं खुद नहीं हट पा रही हूँ। डन मैम। डन। मूड बिगड़ जाता है उस पर्सन का। नहीं, आपने मुझे उससे व्हाट्सएप से रिमूव किया है, लैपटॉप उससे, सॉरी फोन से रिमूव किया है, लैपटॉप से नहीं। All right, can you see me now? Yeah. Am I visible? Yeah. Okay, then I'll just present this way only, where you can see me and I can see my presentation only. Okay. ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है। All right. So, चलिए, let's begin with experimental method, concepts and applications. Experimental method is a method that is available to all the social sciences, and researchers in the field of psychology that investigate human mind and behavior. हमारा area तो human mind और behavior होता है। हमारे लिए specifically ये एक method है that allows us to look at the cause and effect relationships, which is not available to us when we use any other method. कोई और method हमें ऐसा नहीं मिलता जिससे कि हम cause and effect relationships को study कर पाएं। Experimental method is the one method that we have with us.
और अगर संक्षेप में मैं कहूँ, एक नटशेल में मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है और इसमें हम क्या करते हैं। तो रिसर्चर्स सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद की वेरिएबल्स क्या हैं, उस प्रॉब्लम में हमें की वेरिएबल्स, दैट इज कौन सी चीजें हैं जो वेरी कर सकती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, वी मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स, किसी तरह से उनको हम घटाना बढ़ाना और किसी तरह से उनका मैनिपुलेशन करते हैं। इस मैनिपुलेशन के का जो इफेक्ट होता है वो हमारा डेटा होता है। तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन दीज वेरिएबल्स, और इसके साथ साथ जो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हमें डायरेक्टली स्टडी नहीं करना है लेकिन उनका प्रभाव हो सकता है किसी भी हमारे मेन वेरिएबल पर, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं। सो बेसिकली नटशेल में अगर कहें तो आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, formulate a hypothesis, manipulate the variables, and then collect data on the variables while exercising control on other things that can affect this process. अब टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली 3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात करूंगी। द फर्स्ट वन इज द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जो कि साइकोलॉजी में बहुत कॉमन है। इट इज वेरी कॉमन एंड यूजुअली हमारे अपने बच्चे ही हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि वो शायद सबसे इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड such kind of experiments, as I said, are common and they're very popular also, क्योंकि लेबोरेटरी में हम अपने वेरिएबल्स पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। और एक और एडवांटेज है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स का, और वो ये है कि लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको रेप्लिकेट करना आसान होता है। रेप्लिकेशन, जो किसी ने एक जगह किया, जिसने एक स्टडी कंडक्ट करी, वही स्टडी कोई और दूसरी जगह पर भी कर पाए, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और रेप्लिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा है साइंटिफिक मेथड का। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लेबोरेटरी की जो कंडीशंस हैं वो जो रियल वर्ल्ड है उससे कई बार अलग होती हैं। दे आर नॉट आइडेंटिकल टू दोज इन द रियल वर्ल्ड। Let's come to the second kind of experiments. These are field experiments. ये फील्ड में कंडक्ट किए जाते हैं, नेचुरल कंडीशंस में कंडक्ट किए जाते हैं, और इसमें बिहेवियर बहुत रियलिस्टिक सेटिंग्स में स्टडी हो सकता है। As I said earlier, psychologists study the mind and the behavior, the human mind and human behavior. So इन सेटिंग्स में बिहेवियर बहुत रियलिस्टिक सेटिंग्स में स्टडी किया जा सकता है। प्रॉब्लम है इसके साथ भी, और वो है कि वेरिएबल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यू कैन नॉट कंट्रोल all the variables to the extent that you would like to. And since variables are not being controlled to the extent that is required, extraneous variables may influence the results. Then there are quasi experiments. Quasi मतलब partial कह लीजिए, कुछ हद तक जिनको हम experiments कह सकते हैं, quasi experiments. They are also called natural experiments, और ये natural real world settings में conduct किए जाते हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी choice हो जाते हैं जब ethically variables को manipulate करना सही नहीं होता, या कुछ ऐसे variables जो कि control नहीं हो पाते, उन पर अगर हमें काम करना हो तो हम क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स
करते हैं। जैसे कि सपोज कोई पर्सनालिटी डिफरेंसेस और बर्थ ऑर्डर को स्टडी करना चाहे, बर्थ ऑर्डर के साथ कौन से पर्सनालिटीज जुड़ी हुई हैं, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सनालिटी डिफरेंसेस एंड बर्थ ऑर्डर, तो ऐसे में आप बर्थ ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और तो आपको जैसा आपको अपना सैंपल मिल रहा है, आपको वैसे ही आपको उसको यूज करना होगा। और there is no true control over the independent variable, और रैंडम असाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। रैंडम असाइनमेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे। कुछ की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। The independent variable is our first key term. This is the treatment that is manipulated by the experimenter. This is the variable that is manipulated by the experimenter. And it is assumed to cause the effect on another variable. It is assumed to cause the effect on another variable. Now, suppose there is a hypothetical experiment that we want to conduct on, say, the lack of sleep and its relationship with test scores. Right. So in this hypothetical experiment, the independent variable is going to be, it's going to be lack of sleep. That will be the independent variable. जिसका इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Then the next term we need to know is the dependent variable. This is the effect that the experimenter is measuring. ये वो वेरिएबल है जिसको कि एक्सपेरिमेंटर मेजर कर रहा है। हमारे हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट में लैक ऑफ स्लीप एंड टेस्ट स्कोर्स के रिलेशनशिप की स्टडी में जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। Hypothesis, next term. This is a tentative statement about the possible relationship between two or more variables. Tentative मतलब एक शुरुआती एक स्टेटमेंट है जो कि ये बता रही है कि हमारे वेरिएबल्स के बीच क्या संबंध है। What is the relationship between our two or more variables? So an experiment can have more than two variables, and it is not just that we need only one dependent and one independent variable. We can have more than one independent variable, and we can have more than one dependent variables. And the major purpose of an experiment is to either support or fail to support this statement. So a hypothesis becomes a very important part of our experiment. The purpose of the experiment is to either support or to fail to support this statement, which is our hypothesis. Now, let's talk a little more about the variables. Variables extraneous भी हो सकते हैं और confounding variables भी हो सकते हैं। So, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जनरली उसमें केवल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल न होकर कुछ अदर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं कि जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप पर अपना प्रभाव ला सकता है, प्रभाव उसका दिख सकता है, वो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। Any variable that has an impact on the relationship between independent and dependent variable. For example, age, sex, education, socioeconomic status, all of these are variables that can affect, these are extraneous variables that can affect the relationship between an independent and dependent variable. These are called extraneous variables, and these are generally noted
in the very beginning of the planning of the study, and they are controlled for. So extraneous variables are of two kinds. पहला, participant से related जो extraneous variables हैं, जैसे they are the participant variables. So they are related to the individual characteristics of the participants. They may impact how the individual responds. For example, the mood of the individual, the anxiety levels of the individual, the educational background of the individual, intelligence, etc. ये सब participant variables हैं, ये सब extraneous participant variables हैं. फिर दूसरा situational variables हो सकते हैं. These are related to things in the environment that may impact how each participant responds. और इसमें कुछ भी हो सकता है. It could be the temperature. अगर ठंड है, कमरा भी ठंडा है, तो कुछ बच्चों को पार्टिसिपेंट्स को शायद ना कोई प्रभाव हो टेम्परेचर का. कुछ पार्टिसिपेंट्स उस ठंडे कमरे में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हों, इरिटेशन फील कर रहे हों, जिससे कि उनके रिस्पॉन्स पर प्रभाव हो सकता है. देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ दे रिस्पॉन्ड इन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. सो यू हैव two kinds of extraneous variables: participant variables and situational variables. And there are other extraneous variables also, जिनमें कि पहला है demand characteristics. Now this is important, but usually it is not taken very seriously. It is cues in the environment that suggest how a participant should behave. अगर ये laboratory experiment है, तो laboratory का environment कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि जो participants हैं उनको कुछ clues मिल जाएं कि हमें ऐसे behave करना है, कि हमें positive response देने हैं, या जो हमें measure किया जा रहा है तो हम बहुत अच्छा करना है. इस तरह के भी डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एनवायरनमेंट से क्लूज मिलते हैं पार्टिसिपेंट्स को. एंड देन देयर आर एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स. ये भी एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है. रिसर्चर में अनइंटेंशनली गिव क्लूज एज टू हाउ अ पार्टिसिपेंट शुड बिहेव. न चाहते हुए भी कई बार हम अपने कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के साथ कुछ अलग व्यवहार कर लेते हैं. न चाहते हुए भी कभी कुछ क्लूज ऐसे दे देते हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से क्या चाह रहे हैं, और इसका प्रभाव भी पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स पर हो सकता है. एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बहुत केसेस में कंट्रोल किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटर के द्वारा एक पार्टिसिपेंट सिलेक्शन के प्रोसेस में. तो पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनको कंट्रोल करने से कई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कंट्रोल हो जाते हैं. वी कैन चूज द पूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जहाँ से हमको अपने सैंपल चूज करना है. उस पूल को हम जहाँ तक हो सके होमोजेनस रखें, एक सा समान रखें उस पूल को. पार्टिसिपेंट्स एक से हों तो ये कुछ जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. देन देयर आर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. हमने कहा था कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, और अगर कोई वेरिएबल कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको फुली कंट्रोल करना मुश्किल है, then we call it a confounding variable. Such a variable can have an effect on the dependent variable, and this makes it difficult to determine if the results are due to the influence of the independent variable or the confounding variable, or an interaction between the two. So
This is an important aspect. अगर कोई variables control नहीं हो रहे हैं, then we have to treat them as confounding variables and be extra careful to see whether these confounding variables are having any effect on our relationship between the independent and dependent variable. Now, another important aspect or another important term that we need to understand is operational definitions. Operational definitions are very necessary in order to perform an experiment. और ये operational definitions क्या होती हैं? ये clear और specific definition of the meaning and scope of the variables. हर वेरिएबल को क्लियरली डिफाइन करना, ऑपरेशनली डिफाइन करना बहुत जरूरी है टू बी एबल टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. हमारा जो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था, लैक ऑफ स्लीप एंड टेस्ट स्कोर्स, उसमें हमें क्या क्या डिफाइन करना होगा? अगर हमारा हाइपोथेसिस है दैट स्टूडेंट्स who experience lack of sleep will not do well in a test, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को डिफाइन करना होगा. सपोज मैं लेबोरेटरी में ये अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही हूँ और मैं अपने ही स्टूडेंट्स को अपना पार्टिसिपेंट बना रही हूँ, तो स्टूडेंट्स को डिफाइन करते हुए हो सकता है मैं कहूँ दीज आर फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. So मैंने define कर दिया what I mean by students over here. Then I have to define lack of sleep. So lack of sleep can be defined as less than 5 hours of sleep the night before the test. Test से एक रात पहले 5 घंटे से कम की नींद lack of sleep कहलाएगी. And हमारा तीसरा वेरिएबल टेस्ट स्कोर. टेस्ट स्कोर को हम ऑपरेशनली कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज टेस्ट ऑन अ चैप्टर ऑफ द साइकोलॉजी कोर्स. फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी के कोर्स का एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर, उसका टेस्ट इज द टेस्ट स्कोर. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर वेरिएबल्स इन एन ऑपरेशनल मैनर. वी गिव देम operational definitions. Operational definitions के बारे में थोड़ा और बात करेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे किया जाता है. Let's take the steps of conducting an experiment. मैं चूंकि साइकोलॉजी से हूँ, तो मैं साइकोलॉजी की टर्म्स में कहूंगी that psychology utilizes the scientific method and its conclusions are also based on empirical evidence. We use the scientific method और हम empirical evidence पर अपने conclusions को base करते हैं. So psychology experiments also follow the 7 basic steps of the scientific method. What are these basic steps? Find a research problem, determine how it is to be tested, review current knowledge on the subject, design an experiment, perform the experiment, analyze the results using statistical methods, and draw conclusions and share results with the scientific community. मैं repeat करती हूँ. We first find a research problem, we determine how it is to be tested, we review current knowledge on the subject, we design an experiment, we perform the experiment, we analyze the results using statistical methods, we draw conclusions, and then share the results with the scientific community. Let's start with first finding a research problem. क्या sources हैं? We can investigate a commonly held belief. जैसे हमने कहा कि
हमारा जो ये हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, लैक ऑफ स्लीप, लो स्कोर्स। तो ये एक कॉमनली हेल्ड बिलीफ है कि अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आप अगले दिन अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। So this is what we did for our hypothetical experiment. कोई commonly held belief को लेकर उस पर हम एक experiment design कर रहे हैं। The second major source is, I would say, the major source of finding research problems or questions is literature review. Literature in the field is a very rich source of research problems. आपके जो सोर्स हैं लिटरेचर के वो बहुत हो सकते हैं। इसके बारे में अभी हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। Another source of finding research problems are research questions, and problems are everyday problems that we face. For students, it could be, what is the best method of understanding and memorizing? So that is an everyday problem. सबके अपने अपने तरीके हैं मेमोराइज करने के। हमारी जो एजुकेशनल हमारी जो हमारा तरीका जो है एजुकेशन का, उसमें मेमोराइजिंग इज मेजर थिंग। तो ये एक एवरीडे प्रॉब्लम है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। देन डिफाइनिंग वेरिएबल्स। अभी हमने कहा that variables have to be defined operationally, and मैंने कहा था हम थोड़ा और बात करेंगे। So what is an operational definition? We have to define them by saying exactly what they mean and how they are being measured in the context of this study. And the main purpose of operational definitions is control. I keep emphasizing on control in experiments, and operational definition is one way of controlling our variables. And once we have operationally defined our variables, we can hold the variable constant across all groups, or we can manipulate it as an independent variable. Now, develop testable hypotheses. So how do we do that? We predict how the operationally defined variables are related. हमारे operationally defined variables, इनमें क्या संबंध है? And once we do that, we also need to have a null hypothesis. What is a null hypothesis? It is a prediction that one variable will have no association with another variable. And it is essential if we are conducting an experiment, and a null hypothesis is assumed to be valid unless it is contradicted by results. अगर आपके results में statistically अगर एक अंतर आता है, तब हमारा null hypothesis reject हो जाता है in favor of the alternative hypothesis. और ये alternative hypothesis भी पहले frame किया जाता है, और ये क्या कहता है? That there is an association between variables. So we have to have a null hypothesis and an alternative hypothesis. Now, we need to conduct background research. What is this background research? We need to know what is already known about this topic and which questions remain unanswered. पहले जब हम अपने लिए एक प्रॉब्लम खोज रहे थे तो हम एक जनरल बैकग्राउंड सर्च कर रहे थे, नॉट अ बैकग्राउंड सर्च, हम एक जनरल लिटरेचर सर्च कर रहे थे। अब हम अपने टॉपिक का बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं, what is known about this topic and which questions remain unanswered. Sources, books, journals, online databases, websites, and other kinds of literature, which may include newspapers and magazines also. So हमारे पास अब बहुत से sources हैं to conduct a background research.
और एक थरा लिटरेचर रिव्यू जब हम कर लेते हैं तो हो सकता है कि हम अपने हाइपोथेसिस में बदलाव लाना चाहें और उसको एक और मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस देना चाहें। एंड एक अच्छे लिटरेचर रिव्यू से हमारे स्टडी का जो रैशनल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड द स्टडी देन हैज ग्रेटर मेरिट्स। लिटरेचर ये भी जरूरी है कि लिटरेचर रिव्यू के दौरान हम केयरफुल नोट्स बनाएं और अपना एक वर्किंग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी भी साथ साथ प्रिपेयर करें। I would like to emphasize on this. Researchers sometimes make this mistake of not keeping notes and not keeping a list of references ready. Then we need to select the experimental design, and there are 3 basic types of designs that may be employed. आप इसके बारे में विस्तार से आप किसी और रिसोर्स पर्सन से समझेंगे। मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा सा ही आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। The first kind of experimental design is the pre-experimental design, जहां पर we have only a single group of participants or a single participant. And there is no comparison between a treatment group and a control group. And it could be a case study, or it could be a pre-test and post-test study, जहां पर आप एक pre-test करते हैं, एक intervention करते हैं एक ही ग्रुप पर, उसी ग्रुप पर, और फिर उसी ग्रुप को intervention के बाद टेस्ट करते हैं। This is a pre-experimental design. Then we have a quasi-experimental design. इसमें control group तो रहता है, लेकिन इसमें हम randomization नहीं कर पाते। What is randomization? Randomization जब आप अपने control group और experimental group में जब आप subjects को assign करते हैं तो हर subject का equal chance होता है किसी भी group में include होने का। So there is no bias at all. लेकिन quasi experimental design में हम randomization नहीं कर पाते। Then you have the true experimental design, जहां पर control group, experimental group and random assignment to groups also happens. तो ये 3 तरह के basic designs हैं। फिर इसके बाद हम सभी procedures को standardize करने की कोशिश करते हैं, which means that each participant in each group must receive the same treatment under the same conditions. Each participant in each group must receive the same treatment under the same conditions. Then choosing participants, जैसे मैंने कहा हमारा जो participants जो हमारे हैं उनका एक pool of participants होना चाहिए, जिस pool of participants से हम अपना control group और अपने experimental group को construct करते हैं। The technique could be simple random sampling or stratified random sampling. Stratified random sampling क्या होता है? जब हम अपनी इस populations के जो अलग-अलग subsets हैं उनमें से हम choose करें, randomly choose करें। So random choice from our subsets, and these subsets could be location, it could be age, it could be sex, etc. So we are standardizing all procedures, and our choice of participants is from one single pool, and the techniques that we are using are simple random sampling or stratified random sampling. इसके बाद हम अपना experiment conduct करेंगे, data collect करेंगे। उससे पहले we make sure that all the experimental procedures are ethical. This is ensured by either an ethics committee
or the research dissertation committee of the university or college. तो एक बार जब आप अपना experiment design करें, it should be put before an ethics committee or a research dissertation committee. Next important step when we are conducting the experiment is to take informed consent. The participant should know what the experiment entails, क्या होगा और उसका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, और उनको एक चॉइस भी दी जानी चाहिए कि किसी भी समय अगर वो एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकें. And then we conduct our experimental procedure and collect data. We analyze the data. The next step, we use statistics to determine if the results support the original hypothesis or not. And we determine whether the results are statistically significant. That is to say, it is unlikely that they have occurred simply by chance. Results ऐसे होने चाहिए कि chance factor minimize हो जाए. And we need inferential statistics for this, especially if we have taken random samples. It is very important once when you have conducted your experiment, analyzed your results, drawn conclusions, to communicate results. We must publish in peer-reviewed professional journals. We can present in conferences, we can write book chapters, and this is how we contribute to knowledge, to the knowledge base on the topic. तो ये था एक थोड़ा सा विस्तृत description how to conduct an experiment. I cannot conclude without talking about internal and external validity of a study. एक स्टडी का वैलिड होना बहुत जरूरी है, और दो तरह की वैलिडिटी के बारे में हम बात करेंगे, internal validity and external validity. And these two kinds of validities are concepts that reflect whether the results of a study are trustworthy and meaningful. So, internal validity, how well a study was conducted. External validity, how applicable the findings are to the real world. मैं repeat करूंगी. Internal validity, how well a study was conducted. And external validity, how applicable the findings are to the real world. Let's talk about internal validity. So internal validity is the extent to which a trustworthy cause and effect relationship is established between the variables. मैंने शुरू में कहा था कि experimental method हमें cause and effect relationship देता है. तो ये cause and effect relationship कितनी trustworthy है, ये हमें internal validity से पता चलता है. So, internal validity also tells us how far it is possible to eliminate alternative explanations for the finding. जो हमारा relationship हमें मिला है, क्या इसके अलावा कोई और explanation भी हो सकता है? अगर हो सकता है, तो वो उसे eliminate करना भी एक experimental procedure का काम है, और internal validity उतनी ही बढ़ेगी जितना कि ये alternative explanations eliminate होंगे. Internal validity so depends upon the procedures of a study and how rigorously it was performed. कितना rigorous हमने एक experiment को conduct किया है, rigorously conduct किया है. तो हमने confounding variable की बात करी थी. तो जितने कम confounding variable है, जितना कम confounding एक स्टडी में है,
उतनी ज्यादा उस स्टडी की इंटरनल वैलिडिटी होगी. And so internal alternative explanations नहीं है. अगर जो alternative explanations can be ruled out, confounding factors can be ruled out, then we have strong internal validity. So how can a cause and effect relationship be assumed? It can be assumed if the following three criteria are met. पहला criteria क्या है? The cause preceded the effect in terms of time. That is, जिसको हम cause कह रहे हैं, वो effect से पहले उसका प्रभाव था, उसको देखा गया, cause को effect से पहले देखा गया, उस cause के बाद effect को देखा गया. तो the cause has to precede the effect in terms of time. Cause and effect vary together. एक को घटाने या बढ़ाने पर दूसरा घटे या बढ़े, तब हम कह सकते हैं कि एक cause and effect relationship है. And there are no other likely explanations for the relationship observed. So तीन चीजें, एक cause पहले, effect बाद में. Cause और effect एक साथ वेरी करें और कोई दूसरा explanation ना हो इस relationship के लिए, तब हम एक cause and effect relationship को assume कर सकते हैं. How to improve internal validity? How to improve it? First of all, we can use what is called blinding. अब ब्लाइंडिंग दो तरह की होती है. जो सिंपल ब्लाइंडिंग है वो ये है कि आप पार्टिसिपेंट्स को अनअवेयर रखें, पार्टिसिपेंट्स को ये ना बताएं कि उन पर कौन सी इंटरवेंशन की जा रही है. So they can be unaware of the intervention that they are receiving. And what happens with this? It avoids biasing the perceptions and behavior and thus the outcome of the study. अगर participants को नहीं पता कि उन पर कौन सी intervention की जा रही है, तो जो perception का bias, behavior का bias है, वो नहीं होगा, जिससे कि study की outcome पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. Then if we use experimental manipulation, manipulating an independent variable instead of just observing an association. Now suppose you are conducting a study on of decreasing smoking. So instead of manipulating an independent variable, आप केवल ये observe करते हैं कि एक्सरसाइज का प्रभाव क्या होता है स्मोकिंग कम करने पर, तो आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग. आप बहुत मजबूती से ये नहीं कह पाएंगे कि एक्सरसाइज का कैसा प्रभाव है स्मोकिंग को कम करने में. Then we need to select randomly, that is to say we need to have हमारा जो पॉपुलेशन का पूल है उसमें से रैंडम सिलेक्शन करना जरूरी है. और जब एक बार आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया तो रैंडम असाइनमेंट टू द डिफरेंट ग्रुप्स इज द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव इंटरनल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम a pool of participants, and then जब suppose आपने 500 का एक pool है आपके पास, उसमें से आपने 100 को select किया. अब इन 100 को भी randomly आप control और experimental group में assign करेंगे. और एक study protocol बनाना जो कि specific, जो क्या है वो है specific procedures for the administration of treatments. तो study protocol जिनको हम SOPs कहते हैं,
इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, उसी तरह के का एक स्टडी प्रोटोकॉल बना करके आप अपनी स्टडी को कंडक्ट करें, तो आप इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। थ्रेट्स क्या हैं? इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट्स क्या हैं? Attrition, that is participants dropping out. When participants drop out, they lead to a biased sample. क्योंकि कई बार एक तरह के पार्टिसिपेंट्स चले जाते हैं और एक तरह के पार्टिसिपेंट्स रह जाते हैं, और जो आपका सैंपल रह जाता है वो आपके ओरिजिनल सैंपल से बहुत अलग होता है। So this is a threat to internal validity. So confounding is a threat to internal validity, ये हम पहले भी कह चुके हैं। तो कोई थर्ड वेरिएबल है जो कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो कंफाउंडिंग हो जाती है। देन डिफ्यूजन, दैट इज द ट्रीटमेंट spreading from one group, that is the treatment group, to the control group through interacting and observing one another. ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन अगर ये ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो ट्रीटमेंट है वो नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप पर भी डिफ्यूज हो जाती है, वहां तक स्प्रेड कर जाती है। तो इससे भी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि देयर इज रिजेंटफुल डीमोरलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। वो रिजेंटफुल होते हैं, उन्हें बुरा लगता है कि हमें एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है और दूसरे ग्रुप को दूसरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो काम करना कम कर देते हैं, ऐसा भी होता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल बायस की बात करी थी। The experimenter may behave differently with different groups. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डबल ब्लाइंडिंग कर सकते हैं। अब एक तरफ तो हमने कहा कि पार्टिसिपेंट्स को ये ना पता हो कि उनको कौन सी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो एक्सपेरिमेंटर या एक्सपेरिमेंटर के जो हेल्पर्स हैं, उनको भी, जो एसोसिएट्स हैं, उनको भी ना पता हो कि किस ग्रुप को किस ट्रीटमेंट में रखा जा रहा है। This is called a double blind procedure. Then, if a study is taking place over a period of time, participants may naturally change in some way. वो ज़्यादा mature हो सकते हैं, age हो सकता है, या एक लंबे समय के लिए अगर चल रहा है तो participants थक सकते हैं। And there is another aspect, and that is statistical regression. That is the tendency of participants at extremes of a measure to regress towards the average due to the passage of time. ऐसा भी होता है, ये statistical regression है। जब आप measure करें तो आप पाएंगे कि कुछ लोग शुरू में एकदम extremes पर हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है, तो ये जो extremes हैं ये भी एवरेज की ओर आने लगते हैं। This is statistical regression, and this also affects the internal validity. And testing, कई बार हमें एक बार, दो बार, तीन बार एक ही ग्रुप को टेस्ट करना होता है, and this also affects the outcomes, and basically practice effect हो जाता है, जिससे कि जो responses हैं वो effect होते हैं, and this is also a threat to internal validity. Let's talk about external validity. External validity refers to how well the findings of the study apply to other settings, या वो कितने generalizable हैं, generalizable to other people, settings, situations, time periods. तो generalizability of results has to do with external validity. An aspect of external validity is ecological validity. और ये ecological validity क्या है? Excuse me. It is the extent to which the study's findings can be generalized to the real world.
प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में कहाँ तक हमारी स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं वो अप्लाई की जा सकती है. How to improve external validity? We can consider psychological realism. ये थोड़ा सा controversial है, लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हम ऐसा करें कि participants, study के जो participants हैं, वो किसी तरह से जो study के events हैं, उनको real events की तरह experience करें. That is, the participants of the study experience the events of the study as real events. How do you do that? Well, you can tell them a story about the aim of the study. Tell them a cover story about the aim of the study. This is something like जब हम TAT administer करते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि हम उनकी नीड्स को स्टडी कर रहे हैं, हम कहते हैं हम उनकी क्रिएटिविटी को स्टडी कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. हमें इसको थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना है. देन sometimes we need to use statistical methods to adjust for problems related to external validity. That is, suppose we have uneven groups regarding something, age or number, तो हम reweighting कर सकते हैं. We can use statistical procedures to adjust for such problems. We can replicate the study. That is to say, we ourselves, that is, the experimenter, the researcher, can conduct the study again with different samples or with different settings to see if we get the same results. When many studies have been done like this in different settings and different samples, then what we can do is a meta-analysis, that is, analyzing a large number of studies to determine if the effect of the independent variable is reliable. So it can be used to determine if the effect of the independent variable is reliable. We can try field experiments to improve external validity. We can conduct outside the laboratory in a natural setting. And something that has been conducted in the natural setting will be much more externally valid. Then we can use inclusion and exclusion criteria. That is, inclusion and exclusion criteria for the participants. So this ensures that the population being studied is clearly defined. इससे ये रहता है कि population जो हम study कर रहे हैं वो बिल्कुल clearly defined है. और अगर population clearly defined होगी तो generalizability will also increase. Threats क्या हैं external validity को? सबसे पहले तो selection bias. It could be the differences in groups that relate to the independent variable. That is, they are more motivated, they may be more willing to participate. तो अगर आपके जो independent और dependent group में differences पाए जाते हैं तो external validity effect होती है. फिर situational factors, that is time of day, location, noise, researcher characteristics, number of measures used, etc. So time of day, अगर आपने एक अलग टाइम पर आपने किया और आप अप्लाई दूसरे टाइम पर कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक लोकेशन जिसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर आपने अपना एक्सपेरिमेंट किया है तो वो दूसरे लोकेशंस पर नहीं जनरलाइज हो पाएगा. मे बी देयर वाज नॉइज, रिसर्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर कितनी बार मेजर यूज किया जा रहा है या कितने मेजर्स यूज किए जा रहे हैं, इससे भी एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक थ्रेट होता है. फीचर्स ऑफ द सैंपल, अगर कोई पर्टिकुलर फीचर सैंपल का है
जो कि आपके इफेक्ट पर प्रभाव डाल रहा है, जो इफेक्ट मिला है उस पर प्रभाव डाल रहा है, तो रिजल्ट्स की जो जनरलाइजेबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है. दैट इज ऑल्सो लिमिटेड. So let's compare internal and external validity. Internal validity कब होती है? जब conclusions are warranted, extraneous variables are controlled, alternative explanations have been eliminated, and the focus is on accuracy and strong research methods. External validity, findings can be generalized, outcomes apply to practical situations, results apply to the real world, and results can be translated to different contexts. So basically, they are different, but they are like two sides of the same coin. And you have to, the stress on one kind of validity can have an effect on the other kind of validity. So an experimenter, a researcher has to understand the level of each validity that they are aiming for. They are two sides of the same coin. They are not on the same side. So if you are stressing on internal validity, it can have an effect on external validity. And a study can be internally valid, extremely internally valid, yet have no application in the real world. Or a study can be externally valid, that is, it has been done under natural conditions, but you are not sure about the cause and effect relationship, then it is also not a usable study. The findings are not usable. So a researcher has to balance between the two and determine as to what level of internal validity and external validity he or she is aiming for. ये चीजें planning के समय ही सोची जाती है. So it is worthwhile to spend time designing a structurally sound study that has far-reaching implications. जब internal और external validity दोनों high होंगे, तभी हम strong conclusions अपने results के बारे में दे पाएंगे, and that is when we will be conducting a good experiment. That is all that I want to say. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Khuller. Thank you very much for your thoughtful speech. I am quite sure that the participants will get a knowledge and they will be able to search new avenues in the area of experimental research. We, the team of workshop, are quite thankful to you, and in a special sense, I also pay my thankfulness and gratefulness to you. Thank you, Dr. Khuller. Thank you very much. Thank you so much for giving me the opportunity, ma'am. It was Thank you very wonderful. much. Okay. Thank Have you a so very much. nice day. Have a very nice day. Thank you so much. Actually, some people want to ask some questions. Yes, and, ma'am. they are ready.